मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये कंप्लीट एंड कंप्रेहेंसिव कोर्स पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये कंप्लीट एंड कंप्रेहेंसिव कोर्स आपके प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर किया गया है। इसलिए आप इस कोर्स को अपनी ना केवल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए बल्कि आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी परस्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस कोर्स की जो 4 क्लासेस हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं और इस कोर्स की ये आज 5वीं क्लास है। आइए हम देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या-क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है भू-जैव रासायनिक चक्र और उसके बाद है संकटापन्न इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, ये 2 टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस कोर्स की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप पहले इस कोर्स की पिछली क्लासेस को ज़रूर देखिए, क्योंकि पिछली क्लासेस अगर आप देखते हैं तो उसके बाद हमारी जो आगे की क्लासेस हैं या जो आज की क्लास है वो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो किसी भी सब्जेक्ट को जो प्रिपेयर करते टाइम जो बेसिक की पॉइंट्स होते हैं या जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम अपनी स्टार्टिंग की क्लास में ही कवर करते हैं, ताकि आपको आगे की क्लासेस देखने पे उन जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास को अगर आप देखने जा रहे हैं तो इस क्लास को देखने से पहले आप पिछली क्लासेस को देखिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये क्लास देखने पे समझ में नहीं आएगी। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, बट अगर आपको इस कोर्स का और ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो आप पहले पिछली 4 क्लासेस को देखिए और उसके बाद इस क्लास से आगे कंटिन्यू कीजिए। आइए स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा भू-जैव रासायनिक चक्र। तो स्टूडेंट, पारस्परिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो रेखीय होता है और जो पोषकों का प्रवाह होता है वो चक्रीय होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो जैसे हमने लिंडेमान के 10% नियम में देखा था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह जब होता है तो वो या तो पिछले पोषण स्तर द्वारा कुछ परसेंट उसका कंज्यूम कर लिया जाता है और कुछ परसेंट उसका अगली जो पोषण स्तर में है वो पहुंच जाता है। तो इस हिसाब से जो ऊर्जा का प्रवाह है, तो जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह आगे की तरफ बढ़ता है या तो उसका उपयोग कर लिया जाता है और या तो उसके रूप में नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में रेखीय है। लेकिन अगर हम वहीं पोषक तत्वों के प्रवाह की बात करें तो वो चक्रीय होता है। स्टूडेंट, जैसा कि हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधों की तरह भोजन का निर्माण होता है वो हमारे कंज्यूमर्स के द्वारा प्राइमरी कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्सरी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं और टर्सरी कंज्यूमर को जो हमारे जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। उसके बाद जो इनके मृत अवशेष होते हैं उनको डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है और सॉइल में कन्वर्ट किया जाता है और सॉइल में कन्वर्ट होने के बाद पेड़ पौधे पुनः इन्हीं मृदा तत्वों से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और भोजन के रूप में संचित करते हैं, जिसके पश्चात शाकाहारी पुनः भोजन के रूप में उन्हीं पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार मांसाहारी शाकाहारी से प्राप्त करते हैं और फर्दर आगे जो भी हमारे उपभोक्ता हैं वो अपने पिछले उपभोक्ता से भोजन के रूप में पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो पोषक तत्व है वो उसका जो प्रवाह है वो एक चक्रीय क्रम में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो हमारा ऊर्जा का प्रवाह होता है वो रैखिक होता है और पोषक तत्वों का प्रवाह जो होता है वो चक्रीय होता है। पोषक तत्वों का पुनः चक्रण ही भू-जैव रासायनिक या पोषक चक्र कहलाता है। पादप और जीवों की भिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए लगभग 40 तत्वों की आवश्यकता होती है। संपूर्ण पृथ्वी या जैव मंडल एक बंद प्रकार का तंत्र है, अर्थात पोषक तत्व जैव मंडल में ना तो आयातित होते हैं और ना ही यहाँ से बाहर जाते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं वो चक्रीय रूप में हमारे इस जो वायुमंडल है या जैव मंडल है, इसी जैव मंडल में एक चक्रीय क्रम में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में प्रवाहित होते रहते हैं। आइए देखते हैं, भू-जैव रासायनिक चक्र मुख्यतः 2 घटक होते हैं। पहला है भंडारण निकाय और दूसरा है चक्रण निकाय या चक्र के उपखंड। तो भंडारण निकाय में वायुमंडल या चट्टानें हैं जिनमें पोषक तत्वों का प्रचुर भंडार होता है। उसके बाद आता है चक्रण निकाय, ये पौधों और जंतुओं के रूप में कार्बन के अपेक्षाकृत छोटे भंडार होते हैं। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि कार्बन चक्र या कार्बन साइकिल क्या होता है। अगर हम कार्बन साइकिल की बात करें तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड सभी प्रकार के कार्बनों का स्रोत है। यह पानी में अत्यंत घुलनशील होती है, अतः समुद्र में बड़ी मात्रा में घुलनशील जो गैस होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे ज्यादा घुलनशील है वो किसमें है? समुद्र के जल में है। भूमंडलीय कार्बन चक्र जो है उसके निम्नलिखित चरण होते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन चक्र होता क्या है। तो स्टूडेंट, जो वायुमंडल की इस फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि जो वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होती है
जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे उत्पादक भी कहलाते हैं, ये क्या करते हैं, ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और जो सौर ऊर्जा है उसे रासायनिक ऊर्जा में या कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरीके से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पादपों में कार्बनिक पदार्थ के बनाने में सहायता करती है। इसके बाद जो हरे पदार्थ जो ऊर्जा बनाते हैं या जो कार्बनिक यौगिक बनाते हैं उसमें से उसके कुछ परसेंट भाग को वो अपने श्वसन में और उपापचयी क्रियाओं में यूज कर लेते हैं और कुछ को अगले अपने उपभोक्ता के लिए संचित कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो श्वसन के लिए या उपापचय क्रिया के लिए वो जो कार्बनिक पदार्थों का यूज करते हैं उनसे पुनः जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है वो हमारे वायुमंडल में वापस चली जाती है इस तरीके से। और इसके बाद जो कार्बनिक पदार्थ है जो अपने आप में ये सेव करते हैं उस कार्बनिक पदार्थ को जो वसा और विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पेड़ पौधों में संचित होता है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पहुंचता है, अर्थात एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर के पास पहुंचता है खाने के पश्चात। और ये जब किसी उपभोक्ता के पोषण में पहुंचता है तो पुनः वही क्रिया है कि ये इसके कुछ परसेंट हिस्सा अपनी श्वसन क्रिया में या अपने उपापचयी क्रियाओं में यूज करता है और सजीव की श्वसन क्रिया के पश्चात या उपापचयी क्रिया के पश्चात जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो पुनः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाती है। इसके बाद इसके जो जीवाश्म बनते हैं, जो पेड़ पौधे जीवाश्म के रूप में सड़ जाते हैं या जो जमीन में जो हमारे अपघटक होते हैं उनके द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं तो ये पुनः जीवाश्म ईंधन के रूप में संचित हो जाते हैं। और इन जीवाश्म ईंधनों का जब दोहन होता है फिर इनका यूज किया जाता है तो इन जीवाश्म ईंधनों के दहन के पश्चात में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है और ये पुनः वायुमंडल में चली जाती है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रक्रियाओं से जैसे कि हरे पेड़ पौधों के श्वसन के द्वारा, सजीवों के श्वसन के द्वारा या जीवाश्म ईंधन के दहन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है वह पुनः वायुमंडल में पहुंच जाती है और वायुमंडल में पहुंचने के बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों से सजीव में और पेड़ पौधों के जीवाश्म से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित होती है। तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस प्रकार कार्बन का जो हमारे जो जीवमंडल में है वो चक्रण एक स्तर से दूसरे स्तर पर चलता रहता है, इसे ही हम कार्बन चक्र कहते हैं। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जो कार्बन चक्र के मेन जो मुख्य चरण होते हैं उनमें से प्रकाश संश्लेषण एक है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और उसके बाद जो अजैव कार्बन को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अर्थात कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते तथा ऑक्सीजन को ये उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाए गए भोजन का एक भाग जो होता है पौधे अपने उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि पौधे कुछ परसेंट जो कार्बनिक पदार्थ का भाग है उसे अपने उपापचयी क्रियाओं में यूज कर लेते हैं, शेष भाग इनकी जीव संहिता के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है और जो बची हुई जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वसा और कार्बनिक पदार्थों के रूप में पेड़ पौधों में संचित हो जाता है जो अगले कंज्यूमर के लिए भोजन का कार्य करता है। जो विभिन्न शाकाहारी विषमपोषी जीवों जिनमें मानव तथा सूक्ष्म जीव शामिल हैं के भोजन के रूप में उपलब्ध रहता है। प्रतिवर्ष हरे पौधे द्वारा संपूर्ण जैवमंडल की 4.9 इंटू 10⁻11 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। वन जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के भंडारण के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि वृक्षों के द्वारा स्थिर किए जाने वाला कार्बन इनके दीर्घ जीवन चक्र के कारण लंबे समय तक इनमें संग्रहित रहता है। जंगल में लगने वाली आग के द्वारा बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। तो ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसके बाद श्वसन की क्रिया आती है। जब हरे पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन निर्मित होता है कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जब कार्बनिक पदार्थ जो बनता है उसका कुछ परसेंट पौधे अपनी उपापचयी क्रियाओं में यूज कर लेते हैं और उपापचयी क्रियाओं के पश्चात जो श्वसन में जो यूज करते हैं उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है वो वायुमंडल में चली जाती है। इसके बाद ये जो बची हुई जो संचित ऊर्जा होती है, संचित कार्बनिक पदार्थ होते हैं पेड़ पौधों में, वो अगले पोषण स्तर में उपस्थित कंज्यूमर उसका उपयोग करते हैं। तो जैसे शाकाहारी होते हैं वो पेड़ पौधों को खाते हैं तो उसको खाने के बाद जो कार्बनिक पदार्थ वो ग्रहण करते हैं तो शाकाहारी भी उस प्राप्त किए गए कार्बनिक पदार्थ का कुछ परसेंट अपनी उपापचयी क्रियाओं में और श्वसन में उपयोग करते हैं और श्वसन के पश्चात पुनः कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है जो वायुमंडल में फिर से चली जाती है। तो आइए देखते हैं कि सभी जीवधारी जो है वो श्वसन करते हैं। यह एक उपापचयी क्रिया है जिसमें ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त करने के लिए होता है। श्वसन के द्वारा मुक्त होने वाली ऊर्जा
जीवधारी, पादप जंतु, अपघटक आदि द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वायुमंडल में पुनः चली आती है। इसके बाद आते हैं जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, वो अपघटन करते हैं। जंतुओं के द्वारा स्वांगीकृत या पौधों के द्वारा संश्लेषित किया गया समस्त भोजन उनके द्वारा पूर्ण रूप से उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होता है। इसका अधिकांश भाग उनके अपने जीव के रूप में संग्रहित कर लेते हैं, जो उनकी मृत्यु होने पर अपघटकों को उपलब्ध हो जाता है। और जो ये अपघटन करता सूक्ष्म जीव होते हैं, ये पुनः इन जीवों को अपघटित करते हैं और उन कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं। अपघटित होने के पश्चात ये इन्हें मृदा में कन्वर्टित करते हैं और मृदा में कन्वर्ट होने के पश्चात पुनः पेड़ पौधे इसी मृदा से इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके भोजन का निर्माण करते हैं। और ये जो अपघटक होते हैं, इनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाती है, वो पुनः वायुमंडल में चली आती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कार्बन चक्र में मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्रिया का यूज किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और ये जो उपयोग की गई कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पुनः पौधों के श्वसन, जीवधारियों के श्वसन और अपघटनकर्ता के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करके पुनः ये अवशोषित पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित की गई कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में वापस चली जाती। तो इस प्रकार से कार्बन का जो चक्रण है, वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होकर और पुनः वायुमंडल में पहुंच जाना ही कार्बन चक्र कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं दहन। उसके बाद जो आता है दहन, जीव संयंत्र के जलने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है। इसके बाद मानव गतिविधियों का प्रभाव। मानव गतिविधियां विशेषकर औद्योगिकीकरण के प्रारंभ से ही भूमंडलीय कार्बन चक्र में बड़े पैमाने में वनोन्मूलन और उद्योग, बिजली संयंत्रों तथा मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में होने वाली वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जो हमारे उद्योग धंधे हैं, बिजली संयंत्र है, मोटर वाहन है, ये सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। ऐसा इसलिए है कि जो जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग उद्योगों में, बिजली संयंत्रों में और मोटर वाहनों में हम बड़ी मात्रा में करते हैं, जिसके दहन से ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाती है। मानव गतिविधियां जैसे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण व मोटर गाड़ियों के बढ़ते प्रयोग के कारण वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सतत रूप से बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ोतरी के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ रहा है, जो हमारा जीवमंडल है या भूमंडल है, उसके तापमान बढ़ने का एक मुख्य कारण है। तो अगर हम तापमान बढ़ने का मुख्य कारण बताएं, तो जो हमारे औद्योगिकीकरण है या जो शहरीकरण है और मोटर वाहनों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से जो हमारे वायुमंडल में है, वो कार्बन की मात्रा अत्यधिक बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो हमारी पृथ्वी है या जो हमारा पर्यावरण है, ये जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है या हमारा जो भूमंडल है, ये सभी अत्यधिक ताप वृद्धि यहाँ पे होती जा रही है। आइए अब हम देखते हैं नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। हमारे जो भूजैव रासायनिक चक्र का जो अगला चक्र है, वो है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का अनिवार्य घटक है और मानव सहित सभी सजीव जीवों की इसकी आवश्यकता होती है। हमारे वायुमंडल में 79% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, परंतु अधिकतर जीव इसे प्रत्यक्ष रूप में अपने उपयोग में नहीं ला सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन भी विभिन्न जीवों में विभिन्न गतिविधियों के द्वारा गैसीय अवस्था में, ठोस अवस्था से पुनः गैसीय अवस्था में चक्रण से एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। जो नाइट्रोजन का चक्रण है, वो समस्त जीवों के लिए आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन चक्र की जो मुख्य 5 प्रक्रियाएं हैं, वो हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। जो पहली प्रक्रिया है, वो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रक्रिया में गैसीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। यह अमोनिया पौधों द्वारा उपयोग में लाई जाती है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा किया जाता है। जो गैसीय नाइट्रोजन होती है, उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले अमोनिया में बनाने में उसका यूज किया जाता है। फिर अमोनिया का उपयोग जो करते हैं हम, विभिन्न प्रकार के जो हमारे खाद होती हैं, पौधों खेत में डालने वाली जो खादें होती हैं, वो बनाने में किया जाता है, जैसे यूरिया हो गई। इस यूरिया में जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है, वो पुनः पेड़ पौधों के द्वारा उपभोग कर ली जाती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित 3 विधियों पर होता है। पहला, वायुमंडलीय स्थिरीकरण। बिजली का चमकना है या दहन की प्रक्रिया या ज्वालामुखी गतिविधियां हैं, वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। औद्योगिक स्थिरीकरण क्या है, उच्च तापमान पर यानी कि लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च दाब पर लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आणविक नाइट्रोजन जो होती है, वो परमाणविक नाइट्रोजन में विभाजित हो जाती है।
और जो हाइड्रोजन के संयोग करके अमोनिया का निर्माण करती है। इस तरीके से औद्योगिक स्तर पर जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। इसके द्वारा जीवाणुओं द्वारा स्थिरीकरण कैसे किया जाता है? बैक्टीरियल फिक्सेशन क्या होता है? तो दो प्रकार के जीवाणु होते हैं। पहले होते हैं सहजीवी बैक्टीरिया, जो दलहनी पौधे होते हैं, जो जैसे दालें हो गई, चना हो गया, तो इस प्रकार के जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक पदार्थ, राइजोबियम नामक जो होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु जो है पाया जाता है। ये राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार से जीवाणुओं द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। और दूसरा है हमारा सहजीवी से रहने वाले बैक्टीरिया, जैसे नॉन स्टॉक है और एजिटोबेस्टर है, साइनोबैक्टीरिया है। तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो वायुमंडलीय अथवा घुलनशील नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जीवाणुओं द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। आइए हम देखते हैं जो नाइट्रोजन चक्र का अगला चरण है वो है हमारा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमोनिया नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोकोकस जीवाणुओं द्वारा क्रमशः नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित होती है। मृदा में जो नाइट्रो वेक्टर नामक वो जीवाणु होता है वो क्या करता है? नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद आता है हमारा स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया में पौधों के द्वारा स्थिर की गई नाइट्रोजन कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए इत्यादि में परिवर्तित की जाती है। ये अणु पौधे तथा जंतुओं के ऊतकों का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो अगला चरण है वो है अमोनीकरण। सभी जीवधारी नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। ये अवशिष्ट पदार्थ तथा जीवों के मृत अवशेष बैक्टीरिया के द्वारा वापस अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। तो अगर हम अमोनीकरण प्रक्रिया की बात करें तो जो जीवधारी जो अपने अवशिष्ट पदार्थ त्याग करते हैं, जैसे यूरिया हो गई, यूरिक अम्ल हो गया, इस तरह ये जो अवशिष्ट पदार्थ हैं इनका जीवों के जो मृत अवशेष बैक्टीरिया जो होती हैं वो पुनः अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद आता है विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन का पुनः गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण जीवाणु मिट्टी के अंदर गहराई में जल तालिका के निकट रहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन मुक्त माध्यम में रहना पसंद करते हैं। विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की एक विपरीत प्रक्रिया होती है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो मृदा में जो राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये पुनः पेड़ पौधों में पहुंचते हैं। पेड़ पौधों में पादप प्रोटीन के रूप में संचित होते हैं और ये जंतुओं में पहुंचते हैं। जब जंतु पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो ये जो नाइट्रोजन पेड़ पौधों में संचित की गई वो जंतुओं में पहुंचती है। जंतुओं में प्रोटीन जो होती है ऊतकों के निर्माण में सहायता करती है। जब ये जीव जंतु मृत होते हैं तो ये पुनः अपघटित करके मृदा में मिला दिए जाते हैं। अपघटन प्रक्रिया के द्वारा मृदा में मिला दिए जाते हैं और ये नाइट्रोजन जो होती है वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। जो ये अमोनिया होती है ये नाइट्रिक बैक्टीरिया के द्वारा पुनः नाइट्रेट में परिवर्तित कर दी जाती है और विनाइट्रीकरण जो बैक्टीरिया होती है वो पुनः गैसीय माध्यम में होकर वायुमंडल में चली जाती। तो इस प्रकार से जो वायुमंडल में है वो नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है और इस प्रक्रिया को ही हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। आइए देखते हैं अगला है हमारा वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र। जल चक्र की अगर हम बात करें तो जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। वर्षा, हिम, ओस आदि पृथ्वी पर जल का एकमात्र स्रोत होते हैं। वायुमंडल में जो हमारी पृथ्वी पर जो जल का एक सबसे बड़ा स्रोत है वो बारिश है, वर्षा है। वायुमंडल में पृथ्वी पर पहुंचने वाला जल प्रत्यक्ष रूप से वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायुमंडल में वापस चला जाता है। जो बारिश होती है, जब जो हमारा धरातल है उसका टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो जल होता है वो वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा पुनः वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जैसे हम गर्मियों में देखते हैं, ये देखते हैं वाष्पीकरण क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है। गर्मियों के मौसम में जो सूर्य होता है उसकी जो किरणें होती हैं वो हमारे धरातल पर सीधे पड़ती हैं। तो जो धरातल पे उपस्थित जो जल है, हमारे जो धरातल में जो जल होता है वो क्या होता है, वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा जो जल है, सूर्य की किरणें तेज पड़ने से ये जो जल होता है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है और ये पुनः वाष्प गर्म होकर ऊपर उठता है गैस के रूप में। इसी प्रक्रिया को ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। इस तरीके से जो जल पृथ्वी पर बारिश के रूप में आता है ये पुनः वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में पहुंच जाता है। जैवमंडल में जल का लगातार गमन होने को ही हम चक्र कहलाता है। पृथ्वी सौरमंडल का एक जलीय ग्रह है। धरातल का लगभग दो तिहाई जो भाग है वो पानी से ढका हुआ है, फिर भी इसकी बहुत ही अल्प मात्रा पादपों व जंतुओं को उपलब्ध हो पाती है।
पृथ्वी की सतह पर समान रूप से जो जल है वो वितरित नहीं है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा 90% जो है रासायनिक रूप में चट्टानों में पाई जाती है। शेष जो 5% जल का भाग है उसका लगभग 97.3% भाग समुद्र में है और 2.1% जो है वो बर्फ के रूप में ध्रुवीय हिमों में विद्यमान है। वायुमंडलीय जलवाष्प के रूप में भूमिगत जल या मृदा के जल के रूप में उपलब्ध होता है। पहला आता है सौर विकिरण और दूसरा आता है गुरुत्वाकर्षण जल चक्र के मुख्य चालक बल। वाष्पीकरण और संघनन जल चक्र के निहित मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। यह एक दूसरे का स्थान लेती रहती हैं। समुद्र, झील, तालाब, नदियों और झरनों का जल सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा के कारण वाष्पीकृत होता रहता है। पौधों की पत्तियां भी बहुत अधिक मात्रा में जल का वाष्पोत्सर्जन करती हैं। पौधों की ये जो पत्तियां होती हैं इनमें जो होता है वो जल संचित रहता है। जब सूर्य का प्रकाश इन ये हमारा सूर्य है और ये हमारा सूर्य है और ये हमारी जो है सौर ऊर्जा, जब हमारी सूर्य का प्रकाश जब हमारी पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में जो जल संचित होता है ये जल पुनः वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा हमारे वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो वायुमंडल में जो वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा जल पहुंचता है वो दो तरीके से पहुंचता है, जैसे कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में बताया कि जो हमारे धरातल का जो हमारे धरातल में उपस्थित जो जल है, ये जो हमारे धरातल में उपस्थित जल है ये क्या होता है, जब सूर्य ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है। तो ये जब हमारे सूर्य से सौर ऊर्जा जब प्रकाश जो होता है धरातल पे उपस्थित जल पे पड़ता है तो ये गर्म होता है और गर्म होकर ऊपर उठता है और ये गैसी फॉर्म में ऊपर उठता है। इसी प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो तरीके के वाष्पोत्सर्जन होने पर ही हमारा जो पृथ्वी पर उपस्थित जल है वो पुनः वायुमंडल में वापस चला जाता है। जल हवा में वाष्पीय अवस्था में रहता है तथा बादलों का निर्माण करता है और जब ये जल गैसी फॉर्म में ऊपर उठता है तो ये ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करता है जो हवा के साथ गमन करते हैं। बादल पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के ऊपर ठंडी हवा से मिलते हैं तथा संघनित होकर अवक्षेपण करते हैं। ये जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ये जो बादल ऊपर उठते हैं, ये जैसे बादल ये उठे हमारे, तो ये बादल क्या होते हैं, हवा के साथ बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। तो ये जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, उसके बाद जब ये पुनः ये ऊपर उठे हुए बादल जब ये पर्वतों से टकराते हैं तो पर्वतों से टकराने के पश्चात ये पुनः ठंडे हो जाते हैं। तो ठंडे होने के बाद फिर ये जो वाष्पोकृत जो जल है वो पुनः हमारे धरातल पर बारिश के रूप में वापस आता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जल चक्र किस तरीके से कार्य करता है। जल चक्र का अगर हम बात करें तो जल चक्र जैसे जो जल होता है पृथ्वी पर, हमारे जो जल होता है वो वर्षा के रूप में ऊपर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वर्षा का जल होता है वो पुनः पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर जो संचित जल होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म होता है और उसके बाद गर्म होकर गैसियस फॉर्म में परिवर्तित होता है और गैसियस फॉर्म में परिवर्तित होने के बाद जल जो है ऊपर उठता है। इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं और वाष्पोत्सर्जन क्रिया के पश्चात जो जल ऊपर उठता है वो बादलों का निर्माण करता है और हवा के साथ बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और जब ये पर्वतीय स्थानों पर पहुंचते हैं तो पर्वतीय हिस्से के जो ऊपरी भाग पे ठंडी वायु से मिलकर ये संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर पुनः बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। तो यह प्रक्रिया जो होती है, बारिश के जल का पृथ्वी पर आना, इसके बाद वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ऊपर उठना, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ऊपर उठने के पश्चात ठंडे होकर पुनः संघनित होकर पृथ्वी पर आना ही जो ये जल का ये चक्र है, इसे ही हम जल चक्र कहते हैं। आज की क्लास का जो हमारा दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है संकटापन परितंत्र, यानी कि इंडेंजर्ड इकोसिस्टम क्या है। कुछ प्राकृतिक परितंत्र मानव द्वारा दुरुपयोग किए जाने तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जो मुख्य कुछ प्रकार के जो हमने आपको बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरे होते हैं मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो कुछ प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, उन पारिस्थितिकी तंत्रों में से कुछ पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे होते हैं जो मानव द्वारा दुरुपयोग किए जाने पर या प्राकृतिक आपदाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आकस्मिक प्राकृतिक दुर्घटनाएं अथवा घटनाएं जिनके कारण मानवीय जीवन और प्राकृतिक परितंत्रों की अपार हानि पहुंचती है। सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी फटना तथा चक्रवात कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं ज्वारनदमुख क्या होता है। ज्वारनदमुख की अगर हम बात करें, जो ज्वारनदमुख है ये मुख्यतः अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो संकटापन परितंत्र हैं उनमें से पहला आता है हमारा ज्वारनदमुख। तो
तो ज्वारनदमुख की अगर हम बात करें तो ज्वारनदमुख वह स्थान है जहाँ नदियाँ तथा समुद्र का जल एक दूसरे से मिलता है। जहाँ ये मान लिया हमने समुद्र तट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इधर यहाँ पे हमारा ये है समुद्र है, ये हमारा समुद्र हो गया और ये हमारा समुद्र है और ये हमारे यहाँ से नदियों का बहाकर लाया गया जल है। तो ये जो नदियों द्वारा बहाकर लाया गया जल है, ये जब समुद्र से मिलता है तो ये नदी के मुख पर आंशिक रूप से आच्छादित क्षेत्र का निर्माण करता है। इसका अलवड़ जल जो होता है, जिसमें उपजाऊ गाद या जमीन से आने वाला वहाँ उपस्थित होता है, समुद्र के लवड़ी जल के साथ मिलता है और अलवड़ी जल जो है वो समुद्री पारितंत्र के मध्य इकोटोन का निर्माण करता है। इकोटोन क्या है? इकोटोन मैंने आपको बताया था कि इकोटोन क्या होता है कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों का जो संक्रमण का क्षेत्र होता है उसे हम इकोटोन कहते हैं। और ज्वारनदमुख भी क्या है? एक प्रकार का इकोटोन ही है। क्यों? ज्वारनदमुख क्या है? एक तरफ हमारा समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र है, दूसरी तरफ हमारा जल का पारिस्थितिकी तंत्र, स्थल का यानी कि हमारे नदी का पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इन दोनों के मिलन बिंदु पर जो होता है तो एक संक्रमण का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। संक्रमण का क्षेत्र क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा वर्षा का जो हमारा नदियों में जल होता है वो बारिश के द्वारा बहाकर लाया गया जल होता है, वर्षा का जल भी होता है। तो ये जल हमारा होता है ये अलवड़ी होता है और जो मतलब इसमें साल्ट मतलब साल्टी नहीं होता है, और जो हमारा समुद्र का जल होता है वो साल्टी होता है। तो जब साल्टी जल और अलवड़ी जल जब मिलते हैं तो एक प्रकार का इकोटोन बनता है। मौजूदा जल में लवणता अलग अलग मात्रा में पाई जाती है क्योंकि अलवड़ी जल समुद्र में मिल जाता है। ज्वारनदमुख अत्यंत गतिशील और उत्पादकशील परितंत्र है। इसमें क्योंकि इनमें नदी का जो बहाव है वो ज्वार भाटा परास तथा अवसाद वितरण निरंतर बदलते रहते हैं। ज्वारनदमुख के अगर हम उदाहरण की बात करें तो नदमुख, तटीय खाड़ी, ज्वारी, अनूप और लैगून और डेल्टा हैं। डेल्टा क्या होते हैं? आइए हम देखते हैं डेल्टा क्या होते हैं। ऐसे त्रिभुजाकार क्षेत्र हैं जो नदी घाटी के मुंह को घेरे रहते हैं। ये उस स्थल से संबंधित हैं जो उभारों के रूप में समुद्र में आगे की ओर निकला रहता है। तो स्टूडेंट, जब नदियों के द्वारा जब जल बहा कर लाया जाता है तो उसमें कई प्रकार की जो होती चट्टानें जो होती हैं, वो बड़ी चट्टानें जो हैं, बड़े बड़े शिलाखंड जब पर्वतों से निकलती तो बड़े बड़े शिलाखंड बहा कर लाती हैं। फिर ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती तो ये शिलाखंड छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर मृदा में फाइनली जाके मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब ये समुद्र के पास पहुँचते हैं तब तक जो नदी की जो धारा होती है उसकी स्पीड जो होती है बहुत कम हो चुकी होती है। जब अगर नदी की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो अपने साथ सभी वस्तुओं को बहा कर ले जाती है। लेकिन जब ये जैसे ही नदी जो होती है फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचती है और समुद्र तट से मिलती है तो उस जगह तक पहुँचते-पहुँचते जो समुद्र का जल होता है वो समतल जो हमारे नदियों का जल होता है वो पहाड़ी क्षेत्र से में समतल भाग में आ जाने के कारण उसके जो प्रवाह होता है वो धीमे हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर पर्वतीय भागों से बहाकर लाई गई मिट्टी, बालू के कण जो होते हैं वो समुद्र के जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर उस तट पर समुद्र के मिलन बिंदु पर यानी कि ज्वारनद पर जो होते हैं वो इकट्ठा होते जाते हैं और जब ये कंटिन्यूस इकट्ठा हो जाते हैं तो एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण कर लेते हैं। तो यही जो अवक्षेपित जो मिट्टी है या बहाकर लाई गई मिट्टी है और बालू के कण हैं, ये जब समुद्र तट पर इकट्ठा होते रहते हैं और ये इकट्ठा होके एक त्रिभुजाकार आकृति बना लेते हैं। तो इस त्रिभुजाकार आकृति को ही हम डेल्टा कहते हैं। ज्वारनदमुख में अलवड़ जल तथा समुद्र जल की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं क्योंकि ये अत्यधिक उत्पादकशील होते हैं। बहुत अधिक जंतु प्रजातियों को सहारा देते हैं। ये ज्वारनदमुख के जो पादप प्लवक होते हैं सामान्यतः डायटम और डायनोफिलेजिलेट, हरित शैवाल, नीरे शैवाल हैं। ज्वारनदमुख समुद्र तट की ओर बड़े शैवाल और समुद्री घासें होती हैं। नदी के मुख और डेल्टा के निकट मैंग्रोव वन होते हैं। विशाल मैंग्रोव वन तथा चक्रवात तथा धरातल की ओर से आने वाली तेज हवाओं की गति को कम करके तटीय पर्यावरण के लिए एक अवरोध का काम करते हैं। यदि हम मैंग्रोव वन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो हमारे मैंग्रोव वन होते हैं वो समुद्री तट से आने वाले चक्रवात को धरातल की ओर अपनी तेज हवाओं से रोक देते हैं, जिसके कारण जो धरातल पर जो हमारा जीवन है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। ज्वारनदमुख के सभी पादप और जंतु परिवर्तनशील लवणता के प्रति अनुकूल का कार्य करते हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि मैंग्रोव क्या होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो मैंग्रोव्स होते हैं वो समुद्री तट पर पाई जाने वाली पादप प्रजातियां हैं। तो आइए देखते हैं मैंग्रोव जो है अभिलाक्षणिक तटवर्ती वन्य परितंत्र है। वही जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि समुद्र तट के निकट पाया जाने वाला एक वन्य परितंत्र है। यह वन छायादार निचले तटवर्ती क्षेत्रों, ज्वारनदमुख कीचड़ वाले समतलों, ज्वारी खाड़ियों और तटीय जल
जो स्थल की ओर वापस आ जाता है उनसे निर्मित दलदलों, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लैगून में ये उगते हैं। यह पूर्वी तथा पश्चिमी तट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैले हुए हैं। अगर भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये पूर्वी पश्चिमी तट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैले हुए हैं, क्योंकि मैंग्रोव स्थल और समुद्र के बीच होता है। अतः ये इकोटोन का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैंग्रोव वन क्या है, इकोटोन के एक उदाहरण है। मैंग्रोव वन बताया हमने आपको, अभी जो अर्नब बताया वो भी एक इकोटोन का एग्जाम्पल है। मैंग्रोव वन की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो स्टूडेंट्स, मैंग्रोव वन में वृक्षों और झाड़ियों का विविध संगठन शामिल होता है। पादप उच्च लवणता के प्रति अनुकूलित होते हैं। ज्वारीय प्रभाव के विरुद्ध ये प्रतिरोधकता का काम करते हैं। उच्च तापमान को सहन करने की इनकी क्षमता ज्यादा होती है और जड़ों में न्यूमेटोफोर होते हैं जो एक वायवी तंत्र है। मैंग्रोव जो होता है अत्यधिक उत्पादनशील पारितंत्र है तथा इनमें वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो 8 से 20 मीटर तक होती है और ये चक्रवात और सुनामी प्रभावों को तटीय रेखा की रक्षा के लिए हेल्प करते हैं। भारतीय मैंग्रोव जो है वो पूर्वी पश्चिमी तटों तक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैले हुए हैं। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा बनाए गए पोषक तत्वों से परिपूर्ण डेल्टाओं की उपस्थिति के कारण पूर्वी तटरेखा के मैंग्रोव अधिक समृद्ध हैं। मैंग्रोव अगर बात करें तो इनमें दो प्रकार के जंतु समुदाय पाए जाते हैं। पहले होते हैं स्थायी जंतु प्रजातियां जो मुख्यतः नितलस्थ होते हैं, जैसे मोलस्का हो गया, क्रस्टेशियन होता है, पॉलीकट प्राणी हो गया। और दूसरे होते हैं प्रवासी जीव जंतु, मोलस्का हो गया, इकाइड नोडर्म हो गया, क्रस्टेशियन हो गया तथा पक्षी जो निकटवर्ती स्थलीय परतंत्रों और नदियों से आते हैं। वृक्षवासी मेढक, मगरमच्छ, कछुए तथा सर्प भी इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन पिछले 40 वर्षों के दौरान घटकर 50% से भी कम रह गए हैं। इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। मृदा अवसादन इनके विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं। सुंदरवन में जैसे व्यापक दृष्टि से झींगा मछली को इकट्ठा करने के कारण इन वनों में रहने वाले अन्य जंतुओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि झींगा मछली जो होती है वो अन्य प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनको खा के उनको समाप्त कर देती है, जिसके कारण उनकी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्तीकरण के कगार पर आ गई हैं। आइए अब हम देखते हैं द्वीप जो हमारा संकटापन पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें अगला जो आता है वो है हमारे आइसलैंड्स होते हैं। द्वीप समूह वे भाग होते हैं जो चारों तरफ से समुद्री जल से घिरे होते हैं। ये महाद्वीप से दूर भी हो सकते हैं, जैसे समुद्री द्वीप होते हैं, इनके काफी निकट भी हो सकते हैं, जिन्हें हम टापू भी कहते हैं। भारत में दो द्वीप समूह हैं, पहला बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। पर्यटन और संसाधनों के लिए जाने वाले जो वास स्थान के विनाश के कारण इन पारिस्थितियों के सामने संकट पैदा हो गया है। वास स्थान जो होते हैं वहाँ पे मुख्यतः खत्म होते जा रहे हैं, जिसके कारण इन पारिस्थितिकी तंत्रों में संकट पैदा हो गया है। यद्यपि इन द्वीपों पर औद्योगिक प्रदूषण बहुत कम है, मगर समुद्र तल से तेल रिसाव के कारण यहाँ जो रहने वाले पादप और जंतु प्रजातियां हैं वो बहुत अधिक प्रभावित हुई हैं। कुछ प्रजातियां तो इस वजह से संकटापन्न श्रेणी में भी आ गई हैं। समुद्री कछुआ और पक्षियों की कई स्थानीय प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। सरकार इनकी सुरक्षा के लिए जो है विशेष उपाय कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपके डिस्क्रिप्टिव मेंस के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कोर्स। आप पढ़ाई करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और तब तक करते रहिए जब तक कि आपको अपना जो गोल आपने बनाया है अपने लाइफ में, जब तक वो गोल नहीं मिल जाता है तब तक बिना रुके हुए, बिना थके हुए, एक लगनशील प्रक्रिया के साथ, एक निरंतर प्रक्रिया के साथ, एक निरंतर पढ़ाई की प्रक्रिया के द्वारा आप उसे पाने के लिए निरंतर अग्रसर रहिए। स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।